Hello everyone, very good evening to all of you and welcome back on our official YouTube channel Study Logical. My name is कमल छाबड़ा और आपको सभी को जैसे कि पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी जो इस बार का 2020 का एग्जाम है उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो क्लासेस डिस्कस की हैं पेपर वन की, जिसमें कि हमने क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके का पार्ट, जनरल नॉलेज, जिसमें आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो मेजोरिटी में रहता है गाइस। अब इसके अलावा आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे, बट यहाँ पर मैंने आपको इनिशियली बोला था कि जो प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स हैं वो इस बार के एग्जाम में नहीं मिलेंगे। इस बार के एग्जाम में आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां इस सेशन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैटिक पार्ट ही क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जिस किसी ने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बाय द नेम स्टडी लॉजिकल। और अगर आपको सर्च करने में या ढूंढने में दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है गाइस, तो नीचे सब्सक्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के ग्रुप का एक लिंक भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उसे क्लिक करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जितना हो सके गाइस, फिर से मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है, कि अगर आपको बढ़िया लगते हैं सेशन तो बाकियों की भी हेल्प कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करिए और लास्ट में पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन किस तरह का था। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टैटिक का था जो आपको 29 मार्च वाले एग्जाम की शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे गाइस। ठीक है, देखिए क्या था कि हाउ मच इज 1 डेकालीटर। ठीक है, कि 1 डेकालीटर कितना होता है। अब बात करते हैं हम डेका की। ठीक है, एक मेजर्ड यूनिट है गाइस जिसका जो बेस है हमेशा क्या लिया जाए, 10। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, डेका। ठीक है, तो जैसे आपने डेसिमल भी सुना होगा, वो भी डेका, मतलब एक ही सारी चीजें हैं। जिसको एज अ यूनिट 10 लिया जाता है, बेस एज अ 10 यूनिट लिया जाता है, वो हमेशा क्या काउंट होती है, एज अ डेका में काउंट होती है। तो डेका का मतलब कितना हो गया, 10। तो डेका लीटर का मतलब क्या हो गया, 10 लीटर। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच रिवर यूज्ड टू बी कोल्ड Which river used to be called the Sorrow of Bengal? Sorrow of Bengal, ठीक है, कौन सी नदी ऐसी है जिसको सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है गाइस, दामोदर नदी। दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जिसे सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, तो इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया था। ठीक है, ऐसा नाम इसे क्यों दिया गया था, बिकॉज ये दामोदर नदी जो है वो कौन कौन से इलाकों में, जैसे कि हावड़ा हो गया। ठीक है, हावड़ा के बाद हो गया आपका हुगली। ठीक है, हुगली और बर्धमान, ऐसे इलाकों में काफी ज्यादा बाढ़ आने के चांसेस क्रिएट करती थी ये दामोदर नदी। ठीक है, इसे इसलिए इसे बोला जाता था सोर ऑफ बंगाल। और इसके अलावा जितने भी ये हावड़ा, हुगली और बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एरियाज आते हैं उसमें क्या था, फ्लड के चांसेस ज्यादा बढ़ते थे इस दामोदर नदी से। ठीक है, काफी ज्यादा बाढ़ की कंडीशंस जो है वो क्रिएट होती थी, इसलिए इसे नाम दिया गया था सोरो ऑफ बंगाल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाय बी। ब्रिक्स जैसे कि आपको पता होगा गाइस, इंटरनेशनल कंट्रीज का ग्रुप है हमारा। ठीक है, जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो ये ब्रिक्स में जो लेटर है बी, उससे किस कंट्री के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ब्रिक्स में आपको सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूं कि ब्रिक्स जो है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। आपको किसी भी पूछा जा सकता है, किसी भी टर्म के बारे में, BRICS कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बी जो है वो क्या है, यहां पर ब्राजील। उसके बाद आर की अगर बात करें तो रशिया। ठीक है, आई की बात करें हमारा देश इंडिया। सी की बात करें तो चाइना। और एस की बात करें तो साउथ अफ्रीका।
ठीक है, तो यहां पर हमें पूछा गया था सिर्फ बी के बारे में, विच कंट्री डिनोट करती है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्राजील। क्लियर। और इस बार की जो मतलब 2019 लास्ट ईयर की जो ब्रिक्स समिट हुई थी वो गाइस हुई थी ब्राजील में। ठीक है, और जो 2020 की ब्रिक्स समिट होने वाली है वो होगी कहाँ होनी थी, रशिया में। ठीक है, ये गाइस हुई थी नवंबर में 2019 में, ब्राजील में हुई थी। इसके बाद 2020 में कहाँ हुई है, रशिया में। रशिया के बाद कहाँ आएगी, फिर इंडिया, फिर उसके बाद चाइना और साउथ अफ्रीका। तो पहले तो ये जो कंट्रीज थी गाइस इसमें 4 ही काउंट होती थी, दैट इज BRIC। लास्ट में एक कंट्री फर्दर एड ऑन की गई है, दैट इज साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स। महाराणा प्रताप जिसे कि जिनका जो ओरिजिनल नेम था दैट इज प्रताप सिंह था, तो उनको, ये मेवाड़ के राजा थे गाइस। ठीक है, मेवाड़ के राजा थे, तो उनके जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, उस घोड़े का नाम क्या था गाइस, चेतक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि थर्मोस्कोप जो है वो किससे, देखिए अगर आपको टर्म पता है थर्मल, ये थर्मल किस लिए यूज किया जाता है, टेम्परेचर के लिए टर्म यूज की जाती है, दैट इज थर्मल। ठीक है, तो पहले जो था, जो हमारे थर्मामीटर्स वगैरह हैं, उससे पहले जो यूनिट यूज किया जाता था टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, वो क्या होता था, एक थर्मोस्कोप बोला जाता था उसे, जिसमें कि एक ट्यूब सी यूज होती थी। ठीक है, जिसमें एक लिक्विड होता था जिसे कि आप मरकरी भी बोलते हैं, जिससे जो है वो प्रेशर या टेम्परेचर जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता था। ठीक है, इस लिक्विड के बिहाफ पे। तो इसकी जो इन्वेंशन है वो की थी गैलीलियो ने। कब की थी, ईयर 1593 में। तो 1593 में इन्वेंट हुआ था थर्मोस्कोप, और किसने इसकी इन्वेंशन की थी, गैलीलियो गैलीली ने। हु इज अ हैकर, क्वेश्चन नंबर 6। हु इज अ हैकर, काफी बार आपने टर्म सुनी होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो हैकर क्या है। ठीक है, हु इज अ हैकर, हैकर है कौन, अ पर्सन हु सेल्स गुड्स इन द स्ट्रीट, बिजनेसमैन थोड़ा होता है हैकर। अ पर्सन हु ओनली सेल्स कंप्यूटर्स ऑनलाइन, ऐसा भी नहीं है, वो तो वेंडर हो गया या सेल्समैन हो गया। अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स फोन कॉल्स, ऐसा भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अ पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर्स टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा। मतलब जितना भी आपका सिक्योर्ड डेटा है उसमें अगर कोई भी पर्सन अनऑथोरिटी, मतलब के आपकी अथॉरिटी के बिना अगर उसे एक्सेस करता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, हैकर बोला जाता है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हमारा कंप्यूटर जो है, जो डाटा है वो हैक हो चुका है, या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो हैकर ही ऐसा काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद, आर्टरीज क्या होती हैं गाइस, धमनियां। ठीक है, तो धमनियों का काम क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो है उसे हार्ट से पीछे की तरफ धकेलना, ताकि सारी की सारी वेन्स या नसों में पूरे के पर ब्लड की जो है वो सर्कुलेशन हो पाए। तो उसमें क्या होती है गाइस, किससे भरी होती है, वो ऑक्सीजन से फिल्ड अप होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेमोरियल ऑफ अ डेड पर्सन। विच ऑफ दीज आएगा गाइस, यहां पर दिस नहीं दीज आएगा, कि कौन सा मेमोरियल ऐसा है जो एक डेड पर्सन के नाम पे नहीं है। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए क्या है, बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा जो है गाइस, तो ये किस पर्सन की याद में बनाया गया था, ये बनाया गया था राबिया दुरानी की याद में, राबिया दुरानी की याद में। अब ये राबिया दुरानी कौन थी गाइस, ठीक है, ये थी औरंगजेब की वाइफ, ये औरंगजेब की वाइफ थी राबिया दुरानी। ठीक है, जिसे कि किस नाम से बोला जाता था, दिलरस बेगम। ठीक है, वैसे इसका एक्चुअल नाम क्या था, दिलरस बेगम, बट इसकी डेथ के बाद जब ये टॉम वगैरह बनाया गया, बीबी का मकबरा जो बनाया गया, इसे किस नाम से बुलाया जाने लगा, राबिया दुरानी के नाम से। ताजमहल सभी को पता है शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। इत्माद उद अला भी यही है, वो भी आपका आगरा में ही है। और बीबी का मकबरा कहाँ पर है गाइस, बीबी का मकबरा कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं स्टैटिक बन सकता है, तो जितना मुझसे हो पाएगा गाइस उतने मैं आपको इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। ठीक है, ताजमहल आगरा में है,
ये भी आगरा में है। तो चार मीनार जो है वो किसी की भी डेथ सेरेमनी का या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी याद में बनाया गया हो कि वो पर्सन की मौत के बाद उसकी याद में ये बनाया गया हो। ठीक है, तो ये चार मीनार है कहां पर गाइस? ये है हैदराबाद में। ठीक है, और ये किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है कि हु बिल्ट चार मीनार। ठीक है, तो चार मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और ये कहां पर है? वो है हैदराबाद में। ठीक है, बीबी का मकबरा कहां पर है? महाराष्ट्र में। और ताजमहल और इत्माद उद दौला कहां पर है? ये दोनों के दोनों कहां पर है? आगरा में, यूपी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट इज करला फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव लोकेटेड? ठीक है, कि बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड, कौन सी गुफाएं के नाम बात की जा रही है? करला। ठीक है, तो वो कहां पर है गाइस? महाराष्ट्र में। When was the Indian Constitution amended for the very first time? सबसे पहली बार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अमेंड किया गया, मतलब उसमें संशोधन कब किया गया? मतलब अगर हम कोई भी चीज में चेंजेस लाते हैं, ठीक है, किसी पॉजिटिव अप्रोच को लेते हुए कोई पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? अमेंड करना, उसमें चेंजेस लाना। तो ये अमेंड पहली बार कब किया गया था गाइस? 10th of May 1951, 10 मई 1951 को फर्स्ट टाइम जो है हमारे भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था गाइस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस फुल होना है इस बार भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इन सभी ऑप्शन में से ट्रू क्या है? ठीक है, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, और यही आपका करेक्ट आंसर है गाइस। तो हमेशा जब भी आप ध्यान में रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 1 MB इज इक्वल टू हाउ मच KB, तो साइज के केस में जो यूनिट रहेगा वो हमेशा 1024 के मल्टीपल में ही रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर मैं बोलूं जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? 1 बिट। ठीक है, 1 बिट को जो है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, और 4 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक निबल बनाते हैं। ठीक है, फिर निबल के बाद क्या आता है? बाइट्स आ जाता है। 8 बिट मिलके क्या बनाती हैं? 8 बिट आपस में मिलके क्या बनाती हैं? एक बाइट बनाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका 1 MB, किसके इक्विवेलेंट होता है? 1024 KB के इक्वल होता है। ठीक है, सॉरी KB किलोबाइट। ठीक है, उसके बाद 1 GB किसके इक्वल होता है? 1024 MB के इक्वल होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 TB किसके इक्वल होता है? तो वो 1024 GB। ऐसे ही आपका जो सीक्वेंस है चलता जाता है एंड सो ऑन। बट यहां पर हमें पूछा गया है कि 1 गीगाबाइट किसके इक्वलेंट होता है? तो वो 1024 MB के इक्वलेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है गाइस 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को यूनिवर्सली वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। तो इस बार का जो ट्यूबरक्लोसिस था डे था वो था 24 मार्च को। तो इसका थीम क्या था ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था गाइस इट्स टाइम। थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल के जितने भी एग्जाम्स बन रहे हैं उसमें थीम्स को भी प्रायोरिटी दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? जब भारत जो है संविधान के लिए अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, इंडिया जो है वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो एक स्लोगन था करो या मरो, दैट इज डू और डाई। तो वो किसने दिया था? तो वो दिया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, और कहां पर दिया था? बॉम्बे में। ठीक है, कहां पर दिया था? बॉम्बे में। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह पर दिया था, कि वो कौन से शहर में दिया था? वो बॉम्बे में दिया था। ठीक है, और दिया कब था? 8th of August 1942 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक डाटा यही है। अगला देखिए, द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अवर आईज इज टू, क्या वो आई को कवर करने के लिए किया जाता है? लेंस की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो वो आईज को कवर करने के लिए कि नहीं किया जाता गाइस। सेंड मैसेजेस ऑफ इमेजेस टू द ब्रेन, बिल्कुल भी नहीं। चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई, बिल्कुल सही है गाइस, चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ आई। किसी भी आई के अकॉर्डिंगली जो उसकी फोकल दूरी होती है, फोकल डिस्टेंस होती है, ठीक है, जहां पर जितनी भी रेज होती हैं डाइवर्ट होके एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आके मिलती हैं, उसे क्या बोला जाता है, फोकस डिस्टेंस। तो ये सारी की सारी मैनेज करता है आई के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो काफी चीजें हैं, कनकेव लेंस भी है, कन्वेक्स लेंस भी है जो भी हमारा यूज होता है, तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो जो है फोकल डिस्टेंस को चेंज करता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर उनको फोकस करता है, ताकि ह्यूमन आई को जो है चीजें क्लियरली विजिबल हो सके। प्रोटेक्ट आई फ्रॉम इंजरी, ये भी कोई बात नहीं है गाइस, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाउ मेनी मून्स डज द प्लैनेट मार्स हैव, मंगल ग्रह के पास कितने नंबर ऑफ मून्स हैं, चांद कितने हैं, तो वहां पर गाइस कितने हैं, 2 चांद दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडिया हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट नहीं आएगा गाइस, ये हेड ही आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो स्टेट का, वो हमेशा कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, बट इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन नहीं गिवन, ठीक है। तो इंडिया का अगर एग्जीक्यूटिव हेड पूछा जाता है तो वो हमेशा कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस, साइप्रस की कैपिटल है क्या, तो साइप्रस की कैपिटल है गाइस निकोजिया, ठीक है। अगर ये कैपिटल की बात पूछी गई है, अगर इसकी करेंसी की बात पूछी जाती, ठीक है, या इससे करेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता, तो साइप्रस की करेंसी क्या है, यूरो, मुद्रा इसकी क्या है, यूरो। हु इन्वेंटेड पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज की थी गाइस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। अगला 19th, फिर से हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, कि अरुणा आसफ अली इज रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट, कि अरुणा आसफ अली जो कि जिनको हम याद करते हैं, या जिनको याद किया जाता है किसके लिए, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो उसे रिप्रेजेंट किया था, उसके लिए होस्ट किया था अरुणा आसफ अली ने, ठीक है। तो वो कौन थे, वो किस नेशनल कांग्रेस में जिन्होंने ये होस्टिंग की थी, तो वो कहां पर हुई थी, तो वो हुई थी गाइस क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। इसकी वजह से कि क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, होस्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग के लिए, दैट इज अरुणा आसिफ अली, ठीक है। तो ये कब ज्वाइन होस्ट किया था इन्होंने, 1942 में, ठीक है, जिस टाइम पे सभी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो भी इसमें एज अ फ्रीडम फाइटर रहे हैं गाइस, अरुणा आसफ अली। क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने ये सारे का सारा होस्ट किया था, द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 20th, द रोलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, रोलेट एक्ट को कब पास किया गया, किस साल में पास किया गया, तो वो पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ईयर 1919 में, 1919 ईस्वी में इसे पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द बिलो चॉइसेस कैन कोज अ सुनामी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज हार्बर वेव। अब हार्बर वेव हो या सुनामी हो, बात एक ही है, तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है, नीचे दी गई रीजन की वजह से। तो सुनामी जो आपको पता है हमारी सी में आती है, समुद्रों में आती है, ठीक है। तो वो किस वजह से आती है, जब समुद्र के नीचे हमें, सी के नीचे अंडर द सी आपको भूकंप या झटके दिखाई दें या महसूस हो, तो वो किसका कारण बनती है, वो सुनामी का कारण बनती है, ठीक है। जैसे कि हमारा जापान में भी देखो सुनामी आई थी, बहुत भयानक थी, ठीक है, काफी लोगों की मौत भी हुई थी। तो वो अंडर द सी जब भूकंप आता है, भूकंप के झटके आते हैं, ठीक है, तो जिस वजह से है वेव्स आगे और पीछे मूव करती हैं, काफी ब्लेंडर, काफी हाइट में होती हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, सुनामी। व्हेन डिड वास्को डिगामा लैंडेड इन इंडिया, तो वास्को डिगामा ने, जो कि एक पोर्तुगीज था, लिबनन से था, सॉरी लिस्बन से था, ठीक है, एक पोर्तुगीज था, पुर्तगाल से था गाइस वो, पोर्तुगीज, ठीक है। तो उसने लैंड कब किया था इंडिया में, तो उसने किया था गाइस 1497 में, ठीक है। वो किसके थ्रू आया था, अटलांटिक ओशियन के थ्रू,
अटलांटिक ओशन के थ्रू उसने इंडिया में एंटर किया था? मालाबार कोस्ट पे, ठीक है, मालाबार कोस्ट के थ्रू पे एंटर किया था, जो कि कलकत्ता में था, ठीक है। और कौन था वो? एक पोर्तुगीज था। सन 1497 में 1497 में उसने लैंड किया था इंडिया पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्श गैस? तो मार्श गैस का नाम एक और क्या होता है गैस? उसका इसका क्या बोला जाता है? और मीथेन, जिसमें कि आपको मीथेन का केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है मीथेन का? दैट इज CH4, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको साइंस का क्वेश्चन या जनरल साइंस का क्वेश्चन बन सकता है। वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ दाम्बुला? ठीक है, दाम्बुला का गोल्डन टेम्पल कहाँ है? वो है गाइस श्रीलंका में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन देखिए, एम्परर अशोका वॉज द सक्सेसर ऑफ, ठीक है। सक्सेसर मतलब कि किसके बाद गद्दी पे, सॉरी, अशोका के, एम्परर अशोका के बाद उसका सक्सेसर कौन था? कौन उसकी गद्दी पर बैठा? तो वो कौन था गाइस? दशरथ, जो कि कौन था? अशोका का ग्रैंडसन था, ठीक है। अशोका का जो ग्रैंडसन था वो ही उसकी गद्दी पे बैठा था, ठीक है। किसके बाद? एम्परर अशोका के बाद, दशरथ। द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी, द डांस ऑफ कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? ठीक है, कुचिपुड़ी जो है वो किस स्टेट का लोक नृत्य नृत्य है? ठीक है, तो वो किसका है गाइस? आंध्र प्रदेश का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन बन सकते हैं डांस से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, ठीक है। किसी भी स्टेट का आपको डांस फॉर्म पूछी जा सकते हैं, उनका लोक नृत्य पूछा जा सकता है, क्या है? Who is believed to have built the कोणार्क टेम्पल? ठीक है, तो ये क्या माना जाता है कि कोणार्क टेम्पल जो है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था गाइस नरसिम्हा देव वन ने, ठीक है। तो ये माना जाता है कि 13th सेंचुरी में जो कोणार्क टेम्पल है वो 13th सेंचुरी में बनवाया गया था। किसके थ्रू? नरसिम्हा देव ने के थ्रू बनवाया गया था, जो कि गंगा डायनेस्टी के किंग थे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वो गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। व्हाट इज द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल इन पाकिस्तान? ठीक है, ऐसा कौन सा मारुस्थल है जिसको जो कि डेजर्ट जो एडजॉइनिंग है थार डेजर्ट से, थार मारुस्थल से ज्वाइन करता है, कॉल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा डेजर्ट है, कौन सा मारुस्थल है जो थार डेजर्ट के साथ बिल्कुल ज्वाइनिंग में है? तो उसका नाम है गाइस चौलिस्तान, ठीक है। नेम से ही क्लियर हो रहा है, पाकिस्तान चौलिस्तान। यहां से ट्रिक बना सकते हैं आप, चौलिस्तान, जो कि वहां के लोग, जो उसके लोकल लोग हैं, लोकेलिटी में जो भी हैं लोकली पर्सन, तो वो उसे किस नाम से बुलाते हैं गाइस? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, वो उसे रोही के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से एरियाज को कवर करता है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वो कौन कौन से एरियाज को कवर करता है? वो बावलपुर पंजाब के एरियाज को कवर करता है, बावलपुर पंजाब के एरियाज को कवर करता है कौन? चौलिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Atomic weight of an element is compared with which of the following to get the atomic weight of the element? ठीक है, कि एटॉमिक वेट जो है किसी धातु के लिए, किसी भी धातु का एटॉमिक वेट जो है कंपेयर करने के लिए किस एलिमेंट का एटॉमिक वेट हमें लॉजिकली कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है गाइस, वो है कार्बन, ठीक है। तो बेस यूनिट जो है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बेस यूनिट क्या है? कार्बन। और आपको ये पूछा जा सकता है 1 एटॉमिक यूनिट किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगर आपको ऐसा आ जाए कि 1 AMU, तो AMU की फुल फॉर्म अगर ना पता हो तो वो क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो वो 12C आइसोटोप के इक्वल होता है, ठीक है। जहां पर ये सी क्या बोला जाता है गाइस? कार्बन, ठीक है। तो ये बेस है इसका। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? अर्थ की शेप क्या है गाइस? वो चपटा अंडाकार शेप में होता है, दैट इज ऑब्लेट स्फीयर, ठीक है। परफेक्ट हेमिस्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर तो अर्धगोला होता है गाइस। मोस्टली फ्लैट भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, गोलाकार भी नहीं है गाइस, तो वो ऑब्लेट अंडाकार शेप में है, चपटा, ठीक है।
चलिए अगला, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको सारे के सारे महाद्वीप पता होने चाहिए गाइस, कौन कौन से हैं? एशिया, ठीक है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इसके अलावा कौन कौन है? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अलावा कौन है? एक और यूरोप। तो हमारे पास यहाँ पर स्मॉल कॉन्टिनेंट्स की काउंटिंग कितने गाइस? 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। कौन कौन से? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, जिनमें से जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ। तो ये भी साइंस की टर्म है गाइस, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी है, किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसे कि हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से, तो वो किसके रेसिप्रोकल होती है? उसकी वेवलेंथ के। ये फिक्स्ड कंडीशन है गाइस, ठीक है। चाहे आपको साउंड के केस में पूछा जाए, साउंड वेव्स भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, वेव्स पूछा जाए, सिंपली पूछा जाए, कोई भी टर्म रहे, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? लैम्डा, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी गाइस, वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, या जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर देगी। तो हमें किसके लिए पूछा गया था? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इंक्रीजेज। अगर किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली वेवलेंथ जो है वो उसकी डिक्रीज होगी। क्लियर? आई होप आपको सब सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं गाइस जो बहुत ही आसान लेवल के आ रखे थे पिछले एग्जाम में, इनके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो जो था मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है 29 ऑफ मार्च 2016 का आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे क्वांट, रीजनिंग और जीए से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड, जिसमें आपका स्टैटिक पार्ट भी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था गाइस, थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं गाइस हम अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।